हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लॉर्ड ऑफ वॉर इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.6। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। पहले ही सीन में हम यूरी को देखते हैं, जो कि हमारे फिल्म का हीरो है, जो उसके परिवार का बड़ा लड़का है और वो और उसका परिवार यूक्रेन से ब्राइटन बीच पर एक रेफ्यूजी बनकर आए थे 70 के दशक में। सोवियत संघ से बचने के लिए यूरी के परिवार ने यहूदी होने का नाटक किया था। यूरी एवा नामक की एक लड़की से उसकी उम्र के 10 साल से प्यार करता है। एवा को तो यूरी का होने तक का एहसास नहीं था। यूरी और उसका छोटा भाई विटाली और उसके माँ बाप मिलके एक फैमिली रेस्टोरेंट चलाते थे। इनका फैमिली रेस्टोरेंट ठीक से चल नहीं रहा था। एक दिन वहाँ पे खाना खाने के लिए कोई भी नहीं आया था, तो यूरी के पापा उसके सामने एक रेस्टोरेंट में जाकर स्पेशल डिश क्या बनी हुई है ये देख के आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इनके सामने वाला रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। फिर यूरी वहां पर जाता है और तभी वहां पर एक रशियन गैंग के 2 मेंबर और एक आदमी के बीच में गन फायरिंग होती है। यूरी ने इससे पहले अपनी आंखों से गन फायरिंग कभी नहीं देखी थी। ये देखकर यूरी सोचता है कि उसको रेस्टोरेंट का बिजनेस छोड़कर गन्स का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वायलेंस इंसानों की जरूरत बन चुका है। अगले दिन यूरी अपने पापा के साथ इलाई नाम के आदमी से मिलने के लिए जाता है, जो गन्स का बिजनेस करता है। उससे वो इजराइल निर्मित ऊजी बंदूकें लेकर अपनी पहली डील करने के लिए जाता है। यूरी मैनुअल बुक से इंफॉर्मेशन पढ़कर गन खरीदने वाले को प्रेजेंटेशन देता है। वो खरीदार यूरी पे वही गन उठाकर तान देता है, तो यूरी उसे कहता है कि तुम इससे अगली बार बिजनेस करने का मौका गवा दोगे। तो वो खरीदार गन रख के यूरी को गन के पैसे देकर चला जाता है। यूरी अपने भाई विटाली को मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ पर कुत्ते से सावधान रहने के लिए चेतावनी का बोर्ड लिखा हुआ था। यूरी विटाली से पूछता है कि हमारे पास तो कोई भी कुत्ता नहीं है, तो ये बोर्ड लोगों को डराने के लिए लगाया है। तब जवाब में विटाली बताता है कि ये बोर्ड मेरे खुद के अंदर के कुत्ते के लिए लगाया है मैंने, जो मुझे याद दिलाता है कि मेरे अंदर के कुत्ते से मुझे सावधान रहना है। उसके बाद दोनों बाहर जाते हैं। यूरी विटाली को कहता है कि हर न्यूज़पेपर में हर रोज एक जैसी ही न्यूज छपती है कि लोग एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, और जब भी मैं ये न्यूज देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये लोग कौन सी गन इस्तेमाल कर रहे होंगे, कहाँ से ला रहे होंगे, और ये मेरी बंदूकें क्यों नहीं है। मुझे यहाँ के लोकल गैंग्स के साथ काम नहीं करना है। एक तो यहाँ पर अमेरिका में मैकडोनल्ड्स से भी ज्यादा गन्स की दुकानें हैं और यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही कम है। असली प्रॉफिट 2 देशों के वॉर में है। यूरी खुद के गन के बिजनेस का प्लान बताता है और उसको बिजनेस पार्टनर बना लेता है। यूरी का टारगेट होता है कि इंटरनेशनली बिजनेस करने का। आज साल है 1983। बर्लिन में एक एग्जीबिशन में यूरी और विटाली जाते हैं और मिस्टर शिमोन विज से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे इलाई ने आपसे मिलने के लिए कहा है। वेज उस टाइम का सबसे बड़ा गन सप्लायर था, तो वो यूरी का बिजनेस प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो वॉर में सिर्फ एक ही साइड सिलेक्ट करता है और उसी को गन्स बेचता है। मगर यूरी दोनों तरफ के पार्टी को गन्स बेचने का प्लान कर रहा था। यूरी को पहला बड़ा चांस मिलता है लेबनान में। यूएसए मिलिट्री वॉर्स में यूज की हुई गन्स को वापस नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए नई गन्स खरीदना इससे ज्यादा सस्ता पड़ता है। यूरी एक यूएसए मिलिट्री ऑफिसर से मिलकर वही सारे सेकेंड हैंड गन्स को किलो के हिसाब से बेच देता है। इसी तरह यूरी बिजनेस करता है। वो एक जगह के आर्मी को दूसरी जगह पे बनाए हुए गन्स को बेचता है। वो रिवॉल्यूशनरी, कम्युनिस्ट, टेररिस्ट सबको गन सप्लाई करता है। ऐसे समय बीतता है। अब यूरी के पास 5 देशों के पासपोर्ट्स थे, जो एक कंटेनर में वो छुपा कर रखता था। किसी को भी इस कंटेनर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जहाँ पर ये बिजनेस करने के लिए जाता है वही का पासपोर्ट और ब्रीफ केस वो अपने साथ रखता है। वो इतना बड़ा सप्लायर बन चुका था कि उसके बिना बहुत सारी कंट्रीज जंग नहीं लड़ पाते थे। उस वक्त 2 टाइप के आर्म डील्स हुआ करते थे, व्हाइट मतलब लीगल और ब्लैक मतलब इलीगल। लेकिन यूरी ने तीसरा तरीका बनाया था, जो कि था ग्रे। अधिकारियों से छुपाने के लिए वो अपने आर्म डील में कोड्स के जरिए बात करता था, जैसे मदर मतलब रॉकेट लॉन्चर, चिल्ड्रन मतलब रॉकेट, एंजल किंग मतलब AK-47 राइफल। यूरी एक बार AK-47 राइफल शिप में स्मगल कर रहा था। तभी इंटरपोल से रेड करने के लिए कुछ ऑफिसर्स आते हैं, मगर यूरी हाई गवर्नमेंट ऑफिसर को मोटी रकम देता था।
ताकि उसको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम पहले से ही पता चल सके। यूरी को इस इंटरपोल रेड के बारे में भी पहले से ही पता चल चुका था और वो अपने शिप का नाम और फ्लैग और उसका रजिस्ट्रेशन बदलवा देता है। ऑफिसर जैक जो इंटरपोल से है वो फिर भी शिप में आते हैं। कंटेनर पर रेडियो एक्टिव वेस्ट का लेबल होने के बावजूद भी कंटेनर खोलने के लिए कहते हैं और उसमें उन्हें सिर्फ सड़े हुए आलू ही मिलते हैं। तभी जैक के पास फॉल्स इन्फॉर्मेशन आती है कि स्मगलिंग वाला शिप दूसरी तरफ है। असल में यूरी ने कंटेनर में गन्स के ऊपर से ये आलू भर के रख दिए थे और ये जो फॉल्स न्यूज है, ये फॉल्स न्यूज आती है उसी गवर्नमेंट ऑफिसर से जिसको यूरी मोटी रकम दिया करता था। यूरी एक बायर को गन बेचता है और बायर उसको पेमेंट के तौर पर 6 किलो कोकीन देता है। यूरी वो कोकीन लेना नहीं चाहता था। गुस्से में आकर बायर यूरी को गोली मार देता है तो मजबूरी में यूरी को डील के तौर पर वो कोकीन लेनी पड़ती है। यूरी इसका बिजनेस करने के लिए सोचता है मगर उसका भाई 1 किलो कोकीन लेकर बोलिवियाई बोर्डिंग हाउस में भाग जाता है। यूरी को विटाली 12 दिन बाद मिलता है। 2000 मील दूर विटाली ड्रग एडिक्ट बन चुका था। यूरी उसको तभी एक रिहैब सेंटर में छोड़कर आता है। इसके बाद यूरी अपनी ड्रीम गर्ल एवा से मिलने के लिए एक नकली फोटोशूट के लिए उसे बुक करता है जिसकी कीमत लगभग $20,000 थी और होटल को भी खरीदने के लिए $12,000 की कीमत चुकाता है। अब पूरे होटल में सिर्फ यूरी और एवा ही थे। वो दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तब एवा उसे बताती है कि न्यूयॉर्क के लिए मंगलवार तक कोई भी फ्लाइट नहीं है। तो यूरी उसे कहता है कि कल उसके साथ एवा न्यूयॉर्क आ सकती है। फिर यूरी एक प्राइवेट जेट को रेंट पर ले लेता है एवा को लेकर न्यूयॉर्क जाने के लिए और जेट पे खुद का सरनेम पेंट करवा लेता है ताकि एवा को ये लगे कि यूरी बहुत अमीर है। एवा को यूरी झूठ बोलता है कि उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों कुछ समय के बाद शादी भी कर लेते हैं। अब दिखाते हैं साल 1991 का, जब सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर खत्म होने का अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। ये देख के यूरी बहुत खुश होता है। एवा उसे बताती है कि उनका बेटा पहली बार चलने लगा है, लेकिन यूरी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। उसका पूरा ध्यान टीवी न्यूज पे था और वो उसी बात से खुश हो रहा था। फिर आता है साल 1992। वॉर खत्म होने से मार्केट में गन्स का सेल भी खत्म हो जाता है मगर यूरी इस चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और अपने अंकल मेजर जनरल दिमित्री से कांटेक्ट करता है जो सोवियत यूनियन आर्मी के एक हाईली रेप्यूटेड ऑफिसर है। यूरी दिमित्री से मिलके सोवियत यूनियन के आर्मरी में रखे गन्स इल्लीगली सेल करना स्टार्ट करता है। ये करने के लिए यूरी दिमित्री को गवर्नमेंट रिकॉर्ड में से गन का काउंट 40,000 के बदले 10,000 लिखने के लिए कहता है। यूरी सिर्फ गन्स ही नहीं, टैंक्स, मोटर्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजों को भी बेचना स्टार्ट कर देता है। 6 टैंक्स के ऊपर एक फ्री में देता है। सिमोन वीज यूरी से मिलता है। इस बार वो यूरी के सामने पार्टनरशिप का प्रपोजल रखता है लेकिन इस बार यूरी उसका प्रपोजल रिजेक्ट करता है। ऐसे ही एक दिन यूरी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर शिप में ले जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है और इंटरपोल ऑफिसर जैक आ जाता है। यूरी मिलिट्री हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बनाता है क्योंकि लॉ के हिसाब से मिलिट्री हेलीकॉप्टर को बेचना इलीगल है, लेकिन गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स को अनाम करके रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बना के बेचा जा सकता है। यूरी अनाम हेलीकॉप्टर और उसके हथियार अलग अलग पते पर भेज देता है। जैक कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद गन्स के डीलर मिस्टर विज दिमित्री से मिलने के लिए आते हैं, उनके साथ डील करने के लिए बेहतर ऑफर के साथ। दिमित्री को बहुत सारे डीलर यूरी को छोड़कर उनके साथ काम करने का प्रपोजल दे चुके थे, लेकिन दिमित्री मना कर देता है क्योंकि वो यूरी से बहुत लॉयल है और इस बात से खुश होकर यूरी अपनी गाड़ी दिमित्री को गिफ्ट कर देता है जिसमें मिस्टर विज ने पहले से ही बम लगाया था। दिमित्री गाड़ी में बैठता है और गाड़ी तभी ब्लास्ट हो जाती है। यूरी सबसे ज्यादा अपना गन्स का सेल करता है लाइबेरिया में। एक दिन वहाँ पे एंद्रे नाम के एक आदमी जो लाइबेरिया सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट है, वो अपने बेटे को भेजता है यूरी को उसके पास लेकर आने के लिए। यूरी एंद्रे से मिलना टालना चाहता था लेकिन एंद्रे का बेटा यूरी को धमकाकर अपने साथ लेकर जाता है। यूरी एंद्रे को गन्स के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तब एक सैनिक का पूरा ध्यान वहाँ की एक लड़की की तरफ है। ये देख के एंद्रे उसे यूरी की प्रेजेंटेशन वाली गन से ही मार देता है। तब यूरी उसे कहता है कि तुमने ये गन यूज की है, अब तुम्हें ये खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं यूज की हुई गन को बेच नहीं पाऊंगा।
तब एंड्रे उसे कहता है कि हम साथ में बिजनेस कर सकते हैं। बाद में एंड्रे का बेटा यूरी को एक होटल में ले जाता है जिसके आजू बाजू नर्क जैसा ही माहौल था। यूरी उस पर नजर डालना भी नहीं चाहता था। दूसरे दिन एंड्रे और यूरी के बीच में डील होती है और उनकी पेमेंट एंड्रे करता है डायमंड से, जिसे ब्लड डायमंड भी कहा जाता है। यूरी एंड्रे को प्रॉमिस करता है कि कुछ हाईटेक गन्स और बुलेट्स एक वीक में डिलीवर करने की। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। यूरी एक दिन अपनी गाड़ी में जाते हुए नोटिस करता है कि एक हेलीकॉप्टर उसको फॉलो कर रहा है। यूरी गाड़ी को एक टनल के अंदर ले जाता है और उतर जाता है और अपने खुफिया कंटेनर तक आ जाता है। उसी समय यूरी के घर के नीचे कुछ लोग डस्टबिन में कुछ सर्च कर रहे होते हैं। ये देखकर एवा यूरी को कॉल करती है। यूरी एवा को बोलता है कि ये सब इग्नोर करो, ये लोग जैक के साथ काम कर रहे ऑफिसर्स थे। जैक डस्टबिन से सारे डिस्ट्रॉय और डंप किए हुए पेपर्स लेकर आता है और यूरी का अगला गन्स डिलीवरी कहाँ पर होगा ये पता लगा लेता है। यूरी प्लेन से गन्स को अफ्रीका ले जा रहा होता है और उसके पास कोई पेपर वर्क नहीं होता, मतलब ये पूरा इलीगल डील था। एक फाइटर प्लेन आके यूरी के प्लेन के ऊपर गोली चलाता है और वार्निंग देता है कि एयरपोर्ट की तरफ प्लेन को ले जाने के लिए। यूरी बचने के लिए जंगल के बीच से जाते हुए रास्ते के ऊपर लैंड करने के लिए बोलता है। लैंड करने के बाद यूरी प्लेन में रखे हुए सारे गन्स को फ्री में उस गांव वालों को सिर्फ 10 मिनट में बांट देता है। कुछ समय के बाद जैक लोकल ऑफिसर के साथ वहां पर आ जाता है। फिर से कुछ एविडेंस ना होने के कारण जैक उसको अरेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन लॉ के हिसाब से जैक उसको 24 घंटे के लिए बिना किसी चार्ज के अरेस्ट करके रख सकता है। जैक यूरी को 24 घंटे के लिए वहीं पे बांध के चला जाता है ताकि यूरी का जो भी प्लान है गन्स डिलीवरी का वो कामयाब ना हो सके और कम से कम 24 घंटे उन लोगों की जान बच सके जो उसकी सप्लाई की हुई हथियारों से मारे जाने वाले थे। रात में यूरी के सामने ही उसके प्लेन के टुकड़े करके गांव वाले पूरा का पूरा प्लेन ही चुरा कर ले जाते हैं। अगले दिन यूरी लाइबेरिया की होटल में किसी तरीके से पहुंच जाता है। वहां पर एंड्रे और उसका बेटा मिस्टर विच को पकड़ के रखे हुए थे। एंड्रे यूरी से गन पकड़वा के मिस्टर विच को गोली मार देता है। दरअसल मिस्टर विच एंड्रे के शत्रुओं को गन सप्लाई करने के लिए आया था। अब हम लोग देखते हैं कि जैक एवा से मिलने के लिए आता है। यूरी के बारे में सब कुछ बताता है। एवा जैक को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देती और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। यूरी घर लौट के आता है और एवा के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। जब यूरी घर आता है तो एवा उसको गन्स का बिजनेस बंद करने के लिए बोलती है। उन दोनों के बीच बहुत बहस हो जाती है। आखिरकार यूरी एवा की बात मान लेता है और 6 महीने तक लॉयल बिजनेस करता है, मगर ये बिजनेस नहीं चल पाता क्योंकि यूरी का टैलेंट और इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ गन के बिजनेस में ही होता है और इसीलिए जैक को भी कोई सबूत नहीं मिलता क्योंकि यूरी साफ सुथरा बिजनेस कर रहा था। कुछ समय के बाद एंड्रे यूनाइटेड नेशन से बातचीत करने आता है और यूरी के घर न्यूयॉर्क में जाता है उससे मिलने के लिए। एंड्रे कहता है कि यूरी जैसा कोई भी उसको गन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यूरी को एक डील करना होगा और एक डायमंड यूरी को देकर चला जाता है। यूरी एवा को झूठ बोल के अपने कंटेनर तक जाता है और वहाँ से पासपोर्ट लेके निकल जाता है, मगर एवा उसको फॉलो करते हुए उसके कंटेनर तक पहुँच जाती है और अंदर जाकर यूरी की सारी चीजों को देख लेती है। यूरी फैमिली रेस्टोरेंट जाता है विटाली के पास ताकि उसे इस गन्स की डील में शामिल कर सके। यूरी को वेस्ट अफ्रीका में किसी पर भी भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो विटाली के पास जाता है। यूरी और विटाली गन्स लेकर लाइबेरिया पहुंचते हैं। एंड्रे गन्स देखकर खुश हो जाता है। यूरी पैसा मांगता है, तब एंड्रे बोलता है कि ये गन्स पश्चिम में पड़ोसी देश सिएरा लियोन में एक फ्रीडम फाइटर डीलर के लिए है और गन्स का डिलीवरी होने के बाद ही ये पेमेंट मिलेगा। यूरी, विटाली और एंड्रे का बेटा सिएरा लियोन पहुंचता है। यूरी बैठकर डायमंड चेक कर रहा होता है। तभी विटाली देखता है कि इनके ग्रुप के कुछ लोगों ने एक माँ और उसके बच्चे को बेरहमी से मार दिया है। ये देख के विटाली को एहसास होता है कि इन लोगों के पास अगर ये गन्स आ गए तो बहुत सारे मासूम लोग जिनकी वहाँ छावनियाँ लगी हुई थी उन सबको मार देंगे। विटाली बार बार बोलता है कि ये डील कैंसिल कर दो जिससे बहुत सारे मासूम लोगों की जान बच सके, लेकिन यूरी नहीं मानता क्योंकि ये डील अगर इन लोगों ने नहीं किया तो ये लोग उन दोनों को भी मार देंगे। फिर विटाली भी ये दिखाता है कि उसे भी ये डील मंजूर है और वो ट्रक के पास चला जाता है और यूरी को भी वही लगता है कि विटाली मान गया है।
मगर विटाली ट्रक से एक बॉक्स निकाल के उसमें से एक ग्रेनेड उठा रहा होता है। तभी एंड्रे का बेटा पीछे से आके विटाली को वहाँ से हटने के लिए बोलता है। विटाली अचानक से उसको रॉड से मार के एक ट्रक के अंदर एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे आधी गन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और एंड्रे का बेटा भी मारा जाता है। विटाली दौड़ के दूसरे ट्रक की ओर जाता है बाकी के गन्स डिस्ट्रॉय करने के लिए, मगर फ्रीडम फाइटर्स के लोग विटाली को गोली मार देते हैं। यूरी ये सब देखता है मगर कुछ भी नहीं कर पाता और डील कंप्लीट करके वापस लौट रहा होता है। तब जैसा विटाली ने कहा था उस छावनी के लोगों के साथ वैसा ही अत्याचार हो रहा था। विटाली की बॉडी वापस लाने के लिए यूरी एक लोकल डॉक्टर को उसके बॉडी से सारी गोलियों को निकालने के लिए कहते हैं और फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी पैसा देता है, मगर उस डॉक्टर से एक गोली छूट जाती है, जिसके कारण एयरपोर्ट में पुलिस यूरी को पकड़ लेती है। यूरी घर पे फोन करता है मगर एवा तभी उसके बेटे को लेकर घर छोड़कर जा रही होती है। यूरी फिर अपने डैड को कॉल करता है। तब यूरी की माँ कहती है कि उनके दोनों बेटे मर चुके हैं। उसके बाद जैक आकर यूरी को मिलता है। जैक खुशी से यूरी को बताता है कि यूरी के खिलाफ उन लोगों के पास सारे सबूत हैं जिन तक एवा ने हमें पहुंचाया है, जिससे उसको उम्र कैद की सजा जरूर होगी। यूरी शांत बैठा होता है और कुछ रिएक्ट नहीं करता। यूरी फिर जैक को बोलता है कि उसको एक दिन के लिए भी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। हाई गवर्नमेंट ऑफिसर कुछ ही समय में यहीं पर आ जाएंगे और जैक को बाहर बुलाएंगे। जैक की वो इंसान सबसे पहले तारीफ करेगा और कहेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और शायद प्रमोशन भी देगा और यूरी को छोड़ने के लिए बोलेगा, क्योंकि यूरी कभी कभी ऐसा गन सप्लाई करता है जो यूएसए गवर्नमेंट को करना होता है, मगर वो लोग खुद होके सामने आके नहीं कर सकते। यूरी की बात खत्म होती है और जैक को बाहर बुलाया जाता है। उसके बाद यूरी को छोड़ दिया जाता है और वो उसी गवर्नमेंट ऑफिसर से पेमेंट लेता है और चला जाता है। इसके बाद यूरी गन्स का बिजनेस फिर से शुरू करता है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।